जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों को नमस्कार है। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग सामान्य हिंदी के दूसरे अध्याय की तरफ हैं, जिसमें आज हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे, किन-किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, एक बार मैं आपको बता दूं। आज हम लोग वर्णमाला व परिभाषा, ठीक है? वर्णमाला और किस पे चर्चा होगी? वर्णमाला व इसकी परिभाषा पे चर्चा होगी। स्वर व स्वरों के वर्गीकरण पर चर्चा हम करेंगे। व्यंजन व व्यंजनों का वर्गीकरण होगा। शब्दकोश पर भी हम चर्चा करेंगे, उच्चारण स्थान, ठीक है? वर्णमाला व परिभाषा पे हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम एक-एक बिंदु को लेकर के चर्चा करते हैं आपके साथ। एक-एक बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हैं। फिर जो होगा सो देखा जाएगा वो आगे की तरफ, ठीक है? आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात जो हमारी आपके साथ होने जा रही है वह है क्या? वर्णमाला, ठीक? तो वर्णमाला शब्द बना कैसे है पहले ये जान लीजिए। यह वर्णधन माला के आपसी संयोग से बना है, जिसमें वर्ण का शाब्दिक अर्थ अक्षर होता है और माला का शाब्दिक अर्थ नहीं, माला का नहीं, वर्ण का ही जाति भी होता है और वर्ण का ही अर्थ रंग भी होता है। अगर माला की बात करें तो माला का शाब्दिक अर्थ समूह होता है, ठीक है? माला का शाब्दिक अर्थ समूह है। इस प्रकार वर्णों के समूह को आप वर्णमाला कह सकते हैं। अक्षरों के समूह को भी वर्णमाला कह सकते हैं। अक्षर जो लिया जाता है किस दृष्टिकोण से होता है? तो व्याकरण के दृष्टिकोण से। अगर जाति की आप बात करते हैं तो यह वेद चाहे वैदिक दृष्टिकोण से, ठीक है? वेद या वैदिक दृष्टिकोण से होता है। और रंग की अगर बात कर लें तो यह किस दृष्टिकोण से होगा? तो इसको हम कह सकते हैं विज्ञान चाहे वैज्ञानिक, ठीक है? विज्ञान या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ठीक? विज्ञान या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है। ये अक्षर और वर्ण दोनों से पहले भी एक पार्ट होता है जिसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वनिम भी कहा जाता है। ध्वनि का ही एक नाम क्या होता है? स्वनिम भी होता है। इसे लैटिन भाषा में ग्रेफिम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? ध्वनि है क्या ये भी जान लीजिए, बता दे रहा हूं। ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। क्या है भाई? मौखिक इकाई है, ठीक है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। इसे केवल इसे इसे केवल बोला एवं सुना जा सकता है। बोला एवं सुना जा सकता है। बोला एवं सुना जा सकता है। इसे हम केवल बोल एवं सुन सकते हैं। इसे लिखित रूप नहीं दिया जा सकता। तो ध्वनियों के समूह को भी वर्णमाला कहेंगे, वर्णों के समूह को भी वर्णमाला कहेंगे और अक्षरों के समूह को भी वर्णमाला कहेंगे, ठीक? अगर आपसे वर्णों की संख्या पूछी जाए, ध्यान रखेंगे, वर्णों की संख्या चाहे ध्वनियों की संख्या, वर्णों की संख्या चाहे ध्वनियों की संख्या, चाहे अक्षरों की संख्या, अगर संख्या पूछी जाती है तो आप कितना बताइएगा? इनकी संख्या आप 52 बताइएगा। कितना बताना है आपको? 52 बताना है, ठीक है? इनको आप कितना बताएंगे? 52 बताएंगे। अब ये वर्णमाला शब्द बना कैसे है? तो वर्णधन माला के आपसी योग से बना है। और योग होता क्या है कि संयोग। ये दोनों बातों को जान लीजिए। सबसे पहली बात है कि योग, योग किसे कहेंगे? तो परिवर्तन के साथ जोड़ना, ठीक है? परिवर्तन के साथ जोड़। अगर किसी चीज को आप जोड़ते हैं और परिवर्तन होता है तो उसको योग कहा जाएगा। जहां जहां योग होगा वहां पर आपको संधि व समास दोनों मिलेगा, ठीक है? संधि व समास दोनों। जैसे अगर हमने यहाँ पे रमाधन ईस लिख दिया, ये जुड़ करके क्या बनेगा? रमेश बनेगा। आप देखेंगे ये परिवर्तन करके लिखा गया, जस का तस नहीं लिखा गया। इसी प्रकार अगर हमने परम धन ईश्वर लिख दिया
तो ऐसी स्थिति में यह क्या बनेगा, परमेश्वर शब्द बनेगा। तो ये भी परिवर्तन करके है। अगर इसी प्रकार से न धन इति लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, नेति। मतलब ये सारे के सारे कैसे बने हुए हैं, तो योग के द्वारा बने हुए हैं। योग में होता क्या है, परिवर्तन। मतलब परिवर्तन के साथ जोड़ने की क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, तो ध्यान रखिएगा, परिवर्तन के साथ जोड़ने की क्रिया को हम लोग योग कहते हैं। इसके बाद दूसरी जो पॉइंट आती है, तो पहली हो गई। दूसरी की बात करें तो दूसरे का नाम होता है संयोग। संयोग किसे कहेंगे, तो बिना परिवर्तन का जोड़। ठीक है, बिना परिवर्तन का जो जोड़ होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, संयोग। जहां संयोग होता है वहां पर केवल समास होता है। जैसे आपने देखा यह वर्ण धन माला है, ये सीधे सीधे जुड़ के क्या बना लिया, वर्ण माला शब्द का निर्माण हो गया, सीधा सीधा, इसमें कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार अगर हमने गंगा धन जल लिख दिया तो ये क्या बनेगा, आपका गंगा जल शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, गंगा जल शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमने काम धन चोर लिख दिया, काम धन चोर, तो क्या बनेगा, यह काम चोर। मतलब बिना परिवर्तन के यदि किसी चीज को जोड़ते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, संयोग। जहां संयोग होगा वहां क्या होगा, समास। अगर परिवर्तन के साथ जोड़ते हैं तो जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, योग। जहां योग होगा वहां संधि भी होगी और समास भी होगा। तो ये संधि और समास वाले उदाहरण है, ये केवल समास वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी हम वर्ण का जिक्र आपके साथ कर लें कि वर्ण के बारे में तथ्य क्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है यह। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी है। यही क्या है, लिखित इकाई भी है, कि ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। भाषा की पहली इकाई, यही क्या है, आपकी पहली इकाई है, भाषा की पहली इकाई है। भाषा का पहला अंग भी इसी को माना जाता है। भाषा का मूल अंग भी इसी को माना जाता है। इन सारे का उत्तर आपका केवल एक बात होगी, कौन, वर्ण होगा। क्या होगा, वर्ण होगा। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित इकाई, पहली इकाई, प्राथमिक इकाई, मूल इकाई, ये सारे के सारे जवाब क्या होंगे, तो आपके हो जाएंगे ये वर्ण। अक्षर की अगर आप बात करते हैं तो अक्षर के लिए क्या होता है, न क्षरम इति अक्षरम, न क्षरम इति अक्षरम। मतलब जिसका क्षरण न हो उसे अक्षर कहते। ठीक है, जिसका क्षरण न हो उसे अक्षर कहते। ठीक है, जिसका क्षरण न हो, जिसका क्षरण न हो उसे अक्षर कहते हैं। जिसका क्षरण न हो उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है, जिसका क्षरण न हो उसे क्या कहा जाएगा भाई, उसे अक्षर कहा जाता है। जिसका क्षरण न हो उसे किस नाम से जाना जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, उसे अक्षर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसे किस नाम से जानेंगे, अक्षर के नाम से जानेंगे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, ये वर्णमाला हो गई, परिभाषा पे आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा में ध्यान दीजिएगा, मैं कुल 5 परिभाषा लिखवा दे रहा हूं, ध्यान रखें कि वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाएगा, वर्णमाला कहते हैं। ये पहली परिभाषा हो गई। अगर दूसरी की बात करें, अथवा की बात करें, तो ध्यान रखिएगा ये क्या होगी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ये एक परिभाषा हो गई
वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर अथर्ववेद की बात करें तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को भी हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो अगला क्या आएगा कि अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के समूह को भी हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। इसके बाद बात करें तो ध्वनियों के समूह को, किसके? ध्वनियों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनियों के समूह को भी क्या कहा जाएगा? वर्णमाला के नाम से जाना जाएगा। ध्वनियों का भी समूह क्या कहलाता है भाई? वर्णमाला ही कहलाता है। ध्वनियों के समूह को भी हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे वर्णमाला के नाम से ही जाना जाता है। ठीक, वर्णमाला के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद अगली जो कड़ी आएगी हमारी, वह होगी स्वर के बारे में। ठीक है, वर्णमाला की अगर बात कर ली जाए, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, लिख दे रहा हूं। ठीक है, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। ये दो नहीं, तीन कर लीजिएगा। अगर एक की हम बात करें तो एक स्वर होता है और एक आपका व्यंजन होता है और एक आपका अयोग वाह होता है। अयोग वाह होता है। ठीक है, तो यहाँ दो की जगह हम तीन कर दे रहे हैं। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया है इन 52 ध्वनियों को, 52 वर्णमाला को। आइए कौन कौन है स्वर के बारे में। पहला हमारा पार्ट है स्वर। स्वर कहेंगे किसे? ये स्वधन र से बना है। तो स्व का मतलब क्या होता है? तो स्वयं होता है, चाहे खुद होता है, चाहे स्वतः होता है, चाहे तो इसी का अर्थ अपने आप होता है। ठीक है, अपने आप होता है। और र का मतलब क्या होता है? ध्वनि होता है। ध्वनि को जब लिख दोगे तो वर्ण कहलाएगा और वर्ण को जब स्वर की सहायता से बोल दोगे तो उसी को क्या कहेंगे? अक्षर। मतलब ऐसी ध्वनियां जो स्वतः उच्चरित होती हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ऐसी ध्वनियां जो खुद उच्चरित होती हैं, स्वतः उच्चरित होती हैं, उन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें ही हम लोग स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन्हें ही किस नाम से? स्वर के नाम से। स्वर को ही हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो इसे ही हम लोग स्वतंत्र ध्वनि कहते हैं। ठीक है, इसे तो हम लोग स्वाधीन ध्वनि भी कहते हैं, स्वाधीन ध्वनि भी कहते हैं। संस्कृत में इन्हें अच ध्वनि कहा जाता है। संस्कृत में अच ध्वनि कहा जाता है। जितनी स्वर ध्वनियां होती हैं टोटल पश्चगामी होती हैं। कैसी होती हैं भाई? पश्चगामी ध्वनि होती है। ठीक है, ये टोटल पश्चगामी ध्वनि होती है। अगर इनकी संख्या की बात की जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितना बताइएगा? 11 बताइएगा। ठीक है, कितना बताइएगा? 11 बताइएगा। स्वर है किसे? ये जान लीजिए कि जो ध्वनियां स्वतः उच्चरित होती हैं, जो ध्वनियां स्वतः उच्चरित होती हैं, जो ध्वनियां स्वतः उच्चरित होती हैं, उसे उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर कहते हैं। जो ध्वनियां स्वतः उच्चरित होती हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, जो ध्वनियां स्वतः उच्चरित होती हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें ध्यान रखिएगा, स्वर कहा जाता है। जो ध्वनियां खुद उच्चरित होती हैं, स्वतः उच्चरित होती हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? स्वर कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती है। किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती है, उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा।
अगर स्वर की संख्या पूछे कि स्वर की संख्या कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा, कितना बताइएगा आप लोग, 11 बताइएगा कि स्वर कितने होते हैं भाई, तो कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। आ जाइए अब हम स्वरों के विभाजन पे बात कर लें कि स्वरों का बंटवारा, स्वरों का विभाजन कैसे कैसे हुआ है, बंटवारा कौन कौन से तरीके पे हुआ है। तो पहली बात कर लेते हैं लिंग के आधार पर, ठीक है। लिंग के आधार पर, अगर लिंग के आधार पर देखा जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया। पहले का नाम है स्त्रीलिंग स्वर, ठीक ना, स्त्रीलिंग स्वर है। तो ऐसे स्वर जिनके स्वभाव स्त्रीत्व होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, स्त्रीलिंग स्वर के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है पुल्लिंग, ऐसे स्वर जिनका स्वभाव पुरुषत्व के जैसे होता है उन्हें कहते हैं पुल्लिंग शब्द। तो आ जाइए ये कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। ये होते हैं आपके पूरे स्वर, ठीक है। देखिए अ आ पुल्लिंग है, ई स्त्रीलिंग है, उ पुल्लिंग है, री स्त्रीलिंग है, ए ओ औ ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। अगर दूसरे की बात करें तो जीव होता है, चाहे इसी को जिह्वा कह दिया जाता है, जीव या जिह्वा के आधार पर, जीव या जिह्वा के आधार पर अगर पूछा जाए तो कितना बताइएगा, 3 बता दीजिएगा। कितना बता दीजिएगा, 3 बता दीजिएगा। 1 2 3। पहले का नाम क्या होता है, तो अग्र स्वर होता है। और दूसरे का नाम पूछ ले तो क्या होता है, मध्य स्वर होता है। और तीसरे की अगर हम बात कर लें तो तीसरे का नाम क्या होता है, तो पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर की अगर हम बात करते हैं, अग्र स्वर की, तो इसमें कौन, देखो ऐसे स्वर जो जीभ के अगले भाग से उच्चारित होते हैं उन्हें अग्र स्वर, ऐसे स्वर जो जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं उन्हें मध्य स्वर, ऐसे स्वर जो जीभ के पश्च भाग से उच्चारित होते हैं उन्हें पश्च स्वर के नाम से जाना जाता है, पश्च स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक, याद करने के लिए याद कर लीजिएगा कि मध्य में अ होता है, मध्य में कौन होता है, अ। और अ को आप लोग केंद्रीय स्वर भी कह सकते हो, ठीक है, केंद्रीय स्वर कह सकते हो। चाहे तो इसे ही आप उदासीन स्वर भी कह सकते हो, चाहे तो इसी को आप शहीद स्वर भी कह सकते हो, चाहे तो आप इसे अमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है, अमात्रिक है, उदासीन है। और चाहे तो इसे आप अदृश्य स्वर के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक। ये मध्य में अ होता है और ये जो 3 दिया है, इस 3 की सहायता से जितने भी स्वर बनेंगे सभी स्वरों को पश्च में रख लेना है। जैसे यह 3 है, 3 से आप आ बना सकते हो, फिर 3 है इसे ऊ बना सकते हो, फिर 3 है ऊ बन सकता है, फिर 3 है ओ बन सकता है, फिर 3 है औ बन सकता है। तो ये हो जाएंगे आपके कौन से, पश्च हो जाएंगे। अगर अग्र की बात करें, जितना बच गया सब इधर लिख लो, अग्र में ई, फिर री हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर आय हो जाएगा। ये आपके स्वरों के वर्गीकरण हो गए 2। इसके अलावा अगर तीसरे पर चलते हैं तो तीसरे को हम लिख लेते हैं मुख बीवर के आधार पर, ठीक है, मुख बीवर, चाहे इसी को कहा जाता है मुख द्वार, चाहे इसी को कह सकते हैं मुख खुलने, मुख खुलने या बंद होने के आधार पर, बंद होने के आधार पर, बंद होने के आधार पर स्वर भेद अगर पूछा जाए कितने होते हैं तो 4 बता दीजिएगा। अगर पहले की बात करें तो पहले का नाम होता है समृत स्वर, पहले का नाम क्या है भाई, समृत स्वर है। समृत का मतलब होता है बंद, स्वर का मतलब स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय हमारा मुख द्वार लगभग आधा बंद होता है उन्हें हम अर्ध समृत, और जिनमें पूरी तरह से बंद होता है उन्हें समृत स्वर कहते हैं, ठीक है, अर्ध समृत स्वर। और इसका अर्ध का मतलब आधा और बंद का मतलब बंद हो जाएगा, और स्वर का मतलब स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय हमारा मुख द्वार लगभग आधा बंद होगा उन्हें क्या कहिएगा, अर्ध समृत कह दीजिएगा। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय हमारा मुख द्वार ज्यादा बंद हो, अधिक बंद हो,
उन्हें क्या कहेंगे? समृत। ठीक, ज्यादा बंद हो आधा। और ऐसे स्वर जिनमें, ठीक है, ऐसे देखो, समृत का मतलब बंद होता है, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय हमारा मुख द्वार लगभग बंद हो उन्हें समृत, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय हमारा मुख द्वार लगभग आधा बंद हो उन्हें अर्ध समृत। और उसके बाद तीसरे की बात करें तो तीसरे का नाम होता है विवृत स्वर। और विवृत का मतलब ही होता है खुला, विवृत का मतलब खुला होता है, स्वर का मतलब स्वर। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय हमारा मुख द्वार ज्यादा खुला हो या पूरी तरह से खुला हो। और चौथे की बात करें तो ये होता है, इसी का आधा कर देंगे तो अर्ध विवृत स्वर हो जाएगा। क्या बनेगा? अर्ध विवृत स्वर हो जाएगा। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा होता है। विवृत का मतलब खुला होता है। और स्वर का मतलब स्वर होता है। ठीक है, आधा खुला स्वर हो जाएगा, आधा खुला स्वर। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय क्या हो, मुंह आधा खुला हो उन्हें क्या कहिएगा? अर्ध विवृत। जिनमें पूरा खुला हो विवृत, जिनमें एकदम कम खुला हो समृत, जिनमें ज्यादा खुला हो अर्ध समृत। देखिए समृत में क्या क्या होंगे, तो ई ऊ री हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो इसमें ए और ओ होता है, ए और ओ हो जाएगा, ए और ओ। अगर इसकी हम बात करें तो विवृत में केवल एक होगा आ, और इसमें होगा अ, फिर ऐ और कौन? औ हो जाएगा। इनको याद करना होगा तो समृत इउरी याद कर लेना। समृत इउरी, समृत का मतलब समृत हो जाएगा, इउरी का मतलब ई ऊ से उ री से री, समृत इउरी। और अर्ध समृत में एक चोटी, इनके ऊपर कितनी मात्राएं होती हैं? अगर कभी भी आप ए लिखोगे तो यह मात्रा है, ओ लिखोगे तो ओ। तो ये कितनी चोटियां हैं? एक चोटियां बनी हुई है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? अर्ध समृत के नाम से जानते हैं। ठीक है, और विवृत आ, अगर आप आ बोलेंगे तो पूरा का पूरा मुंह खुलना तय है, पूरा का पूरा मुंह खुलेगा। अगर नहीं खुलता है तो ऐसी स्थिति में फिर वह विवृत नहीं होगा, कोई न कोई दूसरा ही होगा, कोई न कोई दूसरा हो जाएगा। आ जाइए, 3 के बाद हम चौथे आधार पे चलते हैं। अगर चौथे की तरफ चलते हैं तो एक ले लेते हैं रचना, चाहे इसी को कहा जाता है बनावट, चाहे इसी को कहा जाता है संरचना। रचना है, बनावट है, चाहे संरचना के आधार पर, के आधार पर, आधार पर स्वर भेद अगर कभी भी पूछा जाए कितना होता है तो 2 बताइएगा, 1 2। पहले की बात करें तो पहले का नाम मूल स्वर होता है, मतलब ऐसे स्वर जिन्हें 2 भागों में न तोड़ा जा सके उन्हें क्या कहेंगे? मूल स्वर। ऐसे स्वर जिनको 2 भागों में तोड़ा न जा सके, तो ऐसा कोई स्वर हो जिनको 2 भागों में आप नहीं तोड़ सकते हो, उन्हें ही किस नाम से जानिएगा? तो उन्हें ही हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो मूल स्वर के नाम से जानेंगे। जैसे मूल में क्या होगा? अ ई उ और री, ये ऐसे स्वर हैं जिन्हें 2 भागों में नहीं तोड़ सकते हो। तो मूल स्वरों की संख्या, अगर मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए कितनी होती है? 4, और ये कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। ठीक, यौगिक की अगर बात करें तो यौगिक का मतलब होता है मिला करके, जोड़ करके। तो आओ देख लेते हैं, एक आ है, एक ई है, एक ऊ है, एक आपका ए हो जाएगा, एक आपका ऐ हो जाएगा, एक ओ हो जाएगा, और एक कौन होगा? औ की बात करें तो अ धन ओ से होता है, ओ की बात करें तो अ धन ओ से होता है, यह अ धन ए से होता है, यह अ धन ई से बनता है, यह ऊ धन ऊ से बनता है, यह ई धन ई से बनेगा, यह आ धन अ धन आ, अ धन अ बराबर आ। आप देख रहे हैं कि ये योग करके बनाए गए, जोड़ करके बनाए गए हैं, इसलिए इनको यौगिक कहा गया। और इनकी बात करें तो ये बिना किसी जोड़ के हैं, मूल हैं, शुद्ध हैं, इनमें किसी प्रकार के स्वर की कोई मिलावट नहीं की गई है, इसलिए इनका नाम मूल स्वर रखा गया है। इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया गया? मूल स्वर नाम दे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 5वें की तरफ। ठीक है, 5वें की तरफ हम बढ़ जाते हैं, तो 5वां देख लीजिए, हमारा 5वां क्या कह रहा है। अगर इसकी हम बात करते हैं 5वें की तरफ बढ़ने के बाद, तो देखिए 5वें में अगर आप आते हैं तो ये हमारा क्या पॉइंट बनाएगा? ठीक है,
ये पॉइंट क्या बनाएगा, उच्चारण स्थान ले लेते हैं, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर भेद, आधार पर स्वर भेद पूछा जाए कितने होते हैं, 6 बता दीजिएगा। कौन कौन से, तो कंठ हो जाएगा, तालु हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, कंठ तालु मूर्धा, फिर कौन हो जाएगा, दंत हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा, ओष्ठ होगा, ठीक है। कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा, फिर होगा कौन सा, ओष्ठ, फिर कौन होगा, कंठ तालु होगा, और फिर कौन होगा, कंठ ओष्ठ हो जाएगा, कंठ ओष्ठ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, कंठ से कौन कौन निकलेंगे, तो अ और आ निकलेगा। तालु से कौन कौन होगा, तो ई और ई होगा। मूर्धा से री होगा, ओष्ठ से उ और ऊ होगा। कंठ तालु से ए और ऐ हो जाएगा। कंठ ओष्ठ से ओ और कौन बनेगा, औ बनेगा, ठीक है। ये आपको आगे भी मिलेगा, एक बार वहां से याद होगा, यहां से याद करने में तो आपको परेशानी होगी, लेकिन आगे जब बढ़ करके आप तैयार करेंगे इनको तो ये चीजें तैयार हो जाएंगी। उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो ये इतने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। अगर अगले की बात करते हैं तो 5 हो गया था, छठवें की तरफ आ जाओ। छठवें की तरफ बढ़े तो एक नाम आता है हमारा उच्चारण काल, और काल को ही हम लोग क्या कहते हैं, समय। समय को ही क्या कहा जाता है, मात्रा। उच्चारण काल है, समय है, या मात्रा के आधार पर, ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर भेद अगर पूछा जाए कितने होते हैं तो 3 बताइएगा, ठीक है, 3 भेद होते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहले का नाम क्या होता है, ये जान लीजिए। तो पहले का नाम एक मात्रिक होता है। क्या होता है भैया, एक मात्रिक स्वर होता है, ठीक है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें एक मात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। जैसे के रूप में अगर आएंगे तो यह क्या हो जाएगा, अ होगा, ई होगा, उ होगा, री हो जाएगा। अगर दूसरे की तरफ आप बढ़ते हैं तो दूसरे का नाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा द्विमात्रिक स्वर हो जाएगा। द्विमात्रिक स्वर ऐसे स्वर जो हरस की तुलना में दोगुना समय लेते हैं उन्हें द्विमात्रिक कहते हैं, ठीक है। उन्हें किस नाम से, तो द्विमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उन्हें द्विमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाएगा, ठीक। इसमें भी ये 2 पार्ट होते हैं। पहले का नाम होता है मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर कौन होंगे, तो आ होगा, दीर्घ ई होगा, दीर्घ उ होगा। अगर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरे का नाम क्या होगा, संयुक्त दीर्घ स्वर, चाहे इसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित दीर्घ स्वर कहते हैं। मिश्रित दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। संख्या पूछे तो 4 होगी, कौन कौन सी, तो ए होगी, ऐ होगी, ओ होगी और अ होगी। ऐसा हुआ क्यों है, यह आपका अ धन ई से बना है, यह अ धन ए से बना है, यह अ धन उ से बना है, यह अ धन ओ से बना है। तो आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग जातियों से मिलके बन रहे हैं, इसलिए इनको ऐसा नाम दिया गया। अगर आ की बात करें तो यह अ धन अ से बना है, ई की बात करें तो ई धन ई से, उ की बात करें तो उ धन उ से। मतलब ये अपनी ही जाति से मिलके बड़े हो रहे हैं, इसलिए इनको मूल दीर्घ या शुद्ध रूप से बड़ा स्वर कहा जाएगा। ये दूसरे की जाति से मिलकर के बड़े हो रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, संयुक्त या मिश्रित दीर्घ स्वर कहा जाएगा। अगर तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो तीसरे का नाम जो होता है उसको हम लोग त्रैमात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, त्रैमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। यह होता कौन है, अंग्रेजी के यस के आकार का होता है, ठीक है। इसका कागजी नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग प्लूत भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग वैदिक स्वर भी कहते हैं, वैदिक स्वर कहा जाता है। इसे हम लोग अ का पूर्व रूप कहते हैं, ठीक है। अ का पूर्व रूप भी कहा जाता है, ठीक। या इसे ही हम लोग अवग्रह के नाम से भी जानते हैं, इसे अवग्रह। प्रयोग की बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा, प्रयोग कहाँ होगा,
तो प्रयोग इसका रोने, गाने, चिल्लाने, रोने, गाने, चिल्लाने, राग अलापने, राग अलापने, रोने, गाने, चिल्लाने, राग अलापने, दूर स्थित व्यक्ति को पुकारने, दूर स्थित व्यक्ति को पुकारने, दूर स्थित व्यक्ति को पुकारने में किया जाता है, किया जाता है, दूर स्थित व्यक्ति को पुकारने में किया जाता है। जैसे कि बात करें, अगर हमने आपने देखा होगा कभी कोअपि ओम ऐसे करके आता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत ही आती हैं, ये सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए अच्छी बात है, यहां तक हो गया। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे तो एक हमारा दूसरा स्वर और स्वर का वर्गीकरण हुआ। एक छोटा सा पॉइंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं अयोगवाह वर्ण, ठीक है, अयोगवाह वर्ण। किशोरी दास वाजपेयी ने इसे ही क्या कह दिया, नपुंसक वर्ण कह दिया, ठीक है, नपुंसक वर्ण नाम दे दिया। आइए इनके बारे में भी देख लेते हैं क्या कि ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वर में होती है, न तो स्वर में होती है, न तो स्वर में होती है, न तो व्यंजन में होती है, न तो व्यंजन में होती है, न तो स्वर में होती है, न तो व्यंजन में होती है, न तो स्वर में होती है, न तो व्यंजन में होती है, उसे अयोगवाह वर्ण कहते हैं, उसे अयोगवाह वर्ण कहते हैं, उसे हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ठीक, ये ध्यान देंगे कि ये न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन होते हैं, ठीक है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं दूसरी परिभाषा कि ऐसे वर्ण जो सिरोरेखा तथा खड़ी पाई का स्पर्श नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं, उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं, उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। मतलब ऐसे वर्ण जो सिरोरेखा तथा खड़ी पाई का स्पर्श नहीं करेंगे, उन्हें किस नाम से जाना जाएगा, तो उन्हें हम लोग अयोगवाह के नाम से जानेंगे। अगर इनकी संख्या पूछी जाए कितनी होती है, तो 2 होती है। कौन कौन है, तो एक अंग है और एक क्या है, अ है। इसकी बात करें तो ऐसे होता है, और इसका नाम पूछ ले तो क्या बताइएगा, अनुस्वार। और इसके अगर नाम की बात करें तो ये रहेगा कैसे, पहले ऐसे जान लीजिए, और इसको कहते क्या है, तो विसर्ग, ठीक है, विसर्ग। ठीक, इनका प्रयोग, ठीक है, इनका प्रयोग सदैव अ के साथ होता है, सदैव अ के साथ होता है, इनका प्रयोग सदैव अ के साथ होता है। कहां पर भाई, तो ये ध्यान रखिएगा, कहां पर बताना है आपको, शब्दकोश में। कहां पर बताना है, अगर पूछा भी जाए तो आपको शब्दकोश में बताना है कि हिंदी के डिक्शनरी में अनुस्वार और विसर्ग आएंगे कहां पर, तो ये अ के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं भाई, तो ये ध्यान रखना, अ के साथ आते हैं, ठीक है, अ के साथ आते हैं। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है, सब कुछ बेहतर है। आ जाइए, ये भी हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसके बारे में, व्यंजन के बारे में। आइए व्यंजन पे चलते हैं। व्यंजन क्या है, व्यंजन, व्यंजन शब्द बना कैसे है, तो यह विधन अंजन से बना हुआ है, विधन अंजन। वी का मतलब क्या होता है, तो अभाव होता है, चाहे कमी होता है, और अंजन का अर्थ किससे होगा, स्वर से, ठीक है। तो ऐसी ध्वनियां जिनमें स्वरों का अभाव हो, स्वरों की कमी हो, उन्हें व्यंजन कहेंगे। संस्कृत में इसको हल कहा जाता है,
ये दूसरे के सहारे होती हैं, इसलिए इनको पराधीन कहेंगे। चाहे इन्हें पराश्रित भी कह सकते हो, पराधीन है, पराश्रित है। चाहे इन्हें हम लोग परतंत्र ध्वनि भी कह सकते हैं, परतंत्र ध्वनि भी कह सकते हैं। ये इतना नाम इनका दिया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है इनकी, ठीक है, ये इनकी पॉसिबिलिटी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब व्यंजन परिभाषित कर लिया जाए। ऐसी ध्वनियां जिनमें स्वरों का अभाव होता है, स्वरों का अभाव होता है, उसे व्यंजन कहते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। ऐसी ध्वनियां जिनमें स्वरों का अभाव होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, उसे व्यंजन कहते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसे व्यंजन कहते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 कितनी है? 33 है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? तो 33 है। ये ध्यान रखेंगे कि व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है, तो व्यंजनों की संख्या कुल 33 बताई गई है। अब हम थोड़ी बात कर लेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण पर। किस पर हम बात कर लेते हैं भाई? व्यंजनों के वर्गीकरण पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, व्यंजनों के किस पर हम और आप चर्चा कर लेते हैं? तो व्यंजनों के वर्गीकरण पर हम आपके साथ चर्चा कर लेते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण क्या कहता है। ठीक, आइए देख लेते हैं। व्यंजनों के वर्गीकरण पे हम आ जाते हैं। ठीक, व्यंजनों का वर्गीकरण। चलिए, एक हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी और ऊपर लिख देता हूं। तो ये हेडिंग रहेगी व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण में पहला पॉइंट क्या हम लेंगे? तो पहले ले लेंगे अस्पर्श व्यंजन। पहले क्या ले लेंगे? अस्पर्श व्यंजन। चाहे इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। संख्या कितनी होती है? 25। ये वर्ग के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वर्ग के रूप में पाए जाते हैं। जैसे पहला होता है क वर्ग, दूसरा होता है छ वर्ग, तीसरा होता है ट वर्ग, चौथा होता है त वर्ग, फिर होता है आपका प वर्ग, क च ट त प वर्ग। अगर क वर्ग में आप जाएंगे तो क होगा, ख होगा, ग होगा, घ होगा, अंग होगा, क ख ग घ अंग। अगर इसकी तरफ बढ़ेंगे तो च होगा, छ होगा, ज होगा, झ होगा, य होगा। इसकी तरफ बढ़ेंगे तो ट होगा, ठ होगा, ड होगा, ढ होगा, ड होगा। इसकी तरफ बढ़ेंगे तो त होगा, थ होगा, द होगा, ध होगा, न होगा। इधर बढ़ेंगे तो प होगा, फ होगा, ब होगा, भ होगा, म होगा। ठीक, ये वर्ग के वर्ण हैं। ये किसी भी वर्ग का पहला वर्ण होता है, ये दूसरा वर्ण होता है, ये तीसरा वर्ण होता है, ये चौथा वर्ण होता है और ये पांचवा वर्ण होता है। इस वाले अगर बात करें, ठीक है, इन वर्णों की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इनको क्या कहा गया? इनको स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी वर्ग कहा गया है। किसको? तो च वर्ग को। ठीक है, और साथ ही साथ अगर पूछ ले कि स्पर्श संघर्षी वर्ण
स्पर्श संघर्षी वर्ण पूछ ले तो भी आपका दोनों जवाब क्या आएगा, च वर्ग का कोई भी दिया होगा हो जाएगा। अगर इनकी बात करते हैं तो इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको अनुस्वार कहा जाता है। चाहे वर्ग का पंचमाक्षर, वर्ग का पंचमाक्षर भी इन्हीं को हम कहते हैं, चाहे इनको ही हम लोग नासिक के नाम से भी जानते हैं, नासिक वर्ण भी कहा जाता है। बात करें त और द की तो संधि में इनको हम पढ़ाएंगे, इनको लोचदार वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, लोचदार वर्ण, या इसी को फ्लेक्सिबल कहा जाता है। ठीक है, इसी को फ्लेक्सिबल वर्ड के नाम से भी जानते हैं। त के बदले द होता है और द के बदले त होने के कारण इसको हम लोग फ्लेक्सिबल वर्ड के नाम से भी जानते हैं कि यह इधर का उधर हो जाता है, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये कागजी इसको नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये वर्ग के पहले वर्ण हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, चौथे हैं, पांचवें हैं। वर्ग पूछेगा तो ऐसे बताइएगा, वर्ग के वर्ण पूछेगा तो ऐसे बताना होगा। आगे बढ़ जाइए, दूसरे नंबर की अगर बात करें तो दूसरे का नाम क्या होता है, अंतस्थ होता है। ठीक है, अंतस्थ होता है, इसे ही क्या कहा गया, तो अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये है कौन, तो य, र, ल, व है। य को क्या कहा गया है, तो ध्यान रखेंगे पूर्ण अर्ध स्वर कहा गया। ठीक, पूर्ण अर्ध स्वर कहा गया। र की बात करें तो इसे लुंठित कहा गया है, चाहे इसे प्रकंपित कहा गया है, चाहे इसे कंपन जात कहा गया है, कंपन जात वर्ण कहा गया है। अगर ल की बात करें तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है पार्श्विक व्यंजन। व की बात करें तो यह आपका अर्ध अर्ध स्वर है, मतलब यह आधे का भी आधा स्वर है, तो पहली प्रियरिटी इसको देना है, सेकंड प्रियरिटी व को देना है। अगर आपसे पूछा जाए पार्श्विक व्यंजन तो ल बताइएगा, लुंठित पूछा जाए, प्रकंपित पूछा जाए, चाहे कंपन जात पूछा जाए तो किसको बताना है, आपको र को ही बताना है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तीसरा जो हमारा पार्ट आएगा, इसका नाम होता है ऊष्म, चाहे इसी को क्या कहते हैं, तो संघर्षी वर्ण कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, तो श है, स है, उसके बाद अगर देखेंगे तो स है, उसके बाद स है और उसके बाद ह है। इसका उच्चारण स्थान तालु होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। और इसको क्या क्या कहा जाता है, तो एक तो काकल या काकल्य कहा जाता है, क्योंकि ये गले से उच्चरित होता है, इसी भाग को काकल कहते हैं, तो यहीं से यह उच्चरित होने के कारण इसका नाम काकल्य पड़ गया। ये अली जिह्वा भी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अली जिह्वा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अली जिह्वा या स्वर यंत्र मुखी कहते हैं, स्वर यंत्र मुखी के नाम से भी जाना जाता है, इसी को स्वर यंत्र मुखी के नाम से भी जानते हैं। अब चौथे की तरफ अगर बढ़ोगे तो चौथे का जो नाम आएगा आपका वह संयुक्त होगा, और संयुक्त को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मिश्रित के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी इनकी संख्या पूछी जाए कितनी होती है, तो 4 होती है। ये कौन कौन से हैं, तो 6 है, त्र है, ज्य है और कौन, स्र है। सबसे पहले इनके निर्माण को जान लीजिए, 6 बना कैसे, तो क धन स से, त्र आधा त धन र से, ज्य कैसे आधा ज धन इय से, और स्र कैसे, तो श धन र से बना है। शब्दकोश में ध्यान रखेंगे क के बाद स आएगा, कहां पर आएगा, तो ये मैं लिख दे रहा हूं शब्दकोश में। ठीक है, क के बाद स, त के बाद त्र, ज के बाद ज्य और स के बाद स्र आएगा। ठीक, इनके बारे में सुनिए, इनका कोई उच्चारण स्थान नहीं होता, इनका कोई उच्चारण स्थान नहीं होता है, इनका कोई उच्चारण स्थान नहीं होता है।
इनसे बने शब्द तत्सम होते हैं। इनसे बने शब्द तत्सम होते हैं। इनसे कोई शब्द बनेगा तो उसकी गणना किसमें होगी? तत्सम के अंतर्गत की जाती है या तत्सम होते हैं। ठीक है, तत्सम होते हैं। आगे बढ़ जाइए और 5वें पार्ट पे आ जाइए, जिसका नाम क्या होता है? द्विगुण होता है। द्विगुण, चाहे इसे ही क्या कहते हैं? ताड़न जात कहा जाता है। ठीक है, ताड़न जात कहते हैं, चाहे इसी को उत्क्षिप्त भी कहा जाता है। पूछे कौन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। एक का नाम ड़ होता है, इसी से विकसित होकर के बना है, और एक का नाम ढ होता है। अगर इसकी बात करें तो ये ड़ ढ। ठीक है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ड़ हो जाएगा और ये आपका ढ हो जाएगा, ड ढ। इस तरह से ये विकसित होकर के बने हैं, इसलिए इनको द्विगुण 2 गुण है। ताड़नजात, ये चिन्ह का नाम ताड़नजात है, तो इसलिए ताड़नजात ऊपर की ओर उच्चारण में फेंके जाते हैं, इसलिए इनको उच्छिप्त भी कहा जाता है। इनके मुख्य बिंदु क्या हैं ये जान लीजिए। इनका प्रयोग शब्दकोश में नहीं होता है। इनका प्रयोग शब्दकोश में नहीं होता है। इनका प्रयोग शब्दकोश में नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरे की अगर हम बात कर लें, दूसरे का, तो इनसे बने शब्द तद्भव होते हैं। इनसे बने शब्द तद्भव होते हैं। इनसे बने शब्द तद्भव होते हैं। जैसे हिंदी, तद्भव माने हिंदी, आपको कल बताया गया था। घड़ी है, घड़ा है, कपड़ा है, ये सब नीचे जो बिंदु लग रहा है, ये सब किसको बताएंगे? तद्भव को बताएंगे। ठीक है, तद्भव को बताएंगे। इनका जन्म अगर पूछे कब हुआ है, तो 10वीं शताब्दी में। कब हुआ भाई? 10वीं शताब्दी में, या इसी को कह सकते हो 1000 ईस्वी। और 1000 ईस्वी में ही किसका जन्म होता है? हिंदी का। इसीलिए इससे जितने भी बनने वाली ध्वनियां होती हैं, पूरी की पूरी आपकी हिंदी की होती हैं। पूरी की पूरी किसकी होती हैं? तो हिंदी की होती हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ोगे तो अगले का नाम क्या आएगा उसको हम बता देते। आगत होगा, चाहे विदेशी हो जाएगा। आगत है, विदेशी है, चाहे मेहमान। मेहमान वर्ण। अगर वर्ण पूछ रहा है तो 6 होगा। कौन कौन से? एक का नाम स्वर हो जाएगा। स्वर कितना है? एक। वो भी कौन सा है? तो आ। ये किस भाषा से आया हुआ है? तो अंग्रेजी से आया हुआ है। अगर आप व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन कितने होते हैं? 5। कौन कौन से हैं? तो आइए देख लेते हैं। देखें तो पहले का क होता है, फिर आपका ख होता है, फिर ग होता है, फिर ज होता है, फिर फ होता है, और इनके पास एक चिन्ह लगेगा नुक्ता का। ठीक, दूसरे पर बढ़ेंगे तो ख होगा, फिर ज होगा, फिर फ होगा। ठीक, तो ये बताया किसने था? तो ये भी बता दे रहा हूं आपको। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद महोदय ने बताया था। ठीक, ये वाली बात। और ये नुक्ता लगाने की प्रथा, नुक्ता लगाने की प्रथा कब आरंभ की गई थी? तो 1932 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा की गई थी, ताकि विदेशी शब्दों को हम बहुत ही आसानी से पहचान सकें। पहचानने के लिए कि मतलब किसी के साथ अगर ऐसे नुक्ता लगा होगा तो हम आसानी से जान जाएंगे। तो ये प्राचीन थी। अगर इसकी आप बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अनुसार है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार प्रियॉरिटी देना रहे तो कैसे दीजिएगा? पहले ए, फिर बी, फिर सी। मतलब पहले इन दोनों में से जो दिया होगा उसको चुनेंगे, फिर ऐसे इनकी प्रियॉरिटी देना है। ए, अगर ए नहीं है तो बी, बी नहीं है तो सी, फिर इधर आएंगे क, फिर ग। मतलब प्रियॉरिटी देने के लिए ये फैक्ट इनके मानक होते हैं, मान्य होते हैं, और ये अनिवार्य होते हैं। इन बिंदुओं पर आप चर्चा, विचार, विमर्श कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ी सी हम बातों को और बता दें आपको। जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा के सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाता है तो वर्ण बताइएगा। इसके अलावा अगर कह दे कि भाषा की
सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछ लेता है कि मौखिक इकाई कौन सी है, तो ध्वनि को बताइएगा। इसके अलावा भाषा की सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी सार्थक इकाई, अगर सार्थक इकाई पूछता है तो ऐसी स्थिति में शब्द को बताइएगा। अगर यही रहे आपके सामने कि भाषा की सबसे छोटी सबसे छोटी चाहे लघुतम व्याकरणीय व्याकरणीय योग्यता प्राप्त इकाई की अगर हम बात कर लें तो पद को बता दीजिएगा। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई अगर पूछ लिया जाए तो वाक्य को बताना है। ठीक, या ऐसे कह दिया जाए कि भाषा की सबसे बड़ी पूर्ण सार्थक इकाई की अगर हम बात करें तो ये भी किसको आपको बताना है, वाक्य को ही बताना है। ठीक, भाषा, चलिए लिख ही देता हूं। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है, भास धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ कहना या बोलना होता है। कहना या बोलना होता है। एक पॉइंट। दूसरे की बात करें, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी चाहे ईरानी कह लेना, फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। ठीक, तीसरा, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। अंग्रेजी फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी फ्रेंच भाषा का शब्द है। पांचवें की बात करें, हिंदी व्याकरण का पाणिनि पूछे कौन है, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं। ठीक है, पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं। यहीं पे अगर हम बात कर लें कि हिंदी का पाणिनि अगर पूछा जाए तो पंडित किशोरीदास वाजपेयी हैं। पंडित किशोरीदास वाजपेयी को बताइएगा, हिंदी का पाणिनि इनको कहते हैं। और ये हिंदी में केवल किसके रहे हैं, कामता प्रसाद, तो व्याकरण के, हिंदी में भी वो किसके थे, व्याकरण के थे। इसके अलावा अगर बात करें तो भोजपुरी भाषा का भारतेंदु किसको कहते हैं, तो ध्यान रखें, भिखारी ठाकुर को। किसको, भिखारी ठाकुर को। इसके अलावा बात करें, हिंदी का प्रहरी चाहे रक्षक अगर पूछ लिया जाए तो किसको बताइएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन को। पुरुषोत्तम दास टंडन को बताना है। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन को बताना है कि हिंदी के प्रहरी कौन है, रक्षक कौन है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन है। ठीक, इसके अलावा भोजपुरी भाषा का भारतेंदु। इसके अलावा देखें तो भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर अगर पूछा गया है तो ये भी किसको बताना है, आपको भिखारी ठाकुर को ही बताना है। ठीक है, इसके अलावा हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्राण, हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्राण अगर पूछा जाए किसने लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी सम्मेलन का प्राण किसको कहते हैं, तो
तो ये भी आपको पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन को ही कहा जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्राण किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन को ही कहा जाता है। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन को ही हम लोग कहते हैं। चलिए, उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी का रहा है। ठीक, तो इतनी चीजें तो क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो जो शेष बच रहा है उसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, जैसे अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, साथ ही साथ शब्दकोश, वर्णों का उच्चारण स्थान। इतना बचा है, एक लेक्चर और रहेगा, उसमें समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।